नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश स्पष्ट, यानी बात बेबाक होंगे वो हर सवाल जिनका सीधा है आपसे सरोकार। स्पष्ट के इस खास एपिसोड में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। स्वागत है आपका। तो वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली चुनाव में एक ऐसी शख्सियत जो दिल्ली में जो चुनावी मुकाबला चल रहा है उसकी वो अगुवाई कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐसे में दिल्ली के इस चुनावी रन में जब हम शहमात का खेल देख रहे हैं, सियासी वार पलटवार देख रही हैं, बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए खूब सियासी जोर आजमाइश में उलझी है। इधर आम आदमी पार्टी सत्ता में वापसी का चौका मारने के लिए यहां पर लड़ाई लड़ रही है, तो कांग्रेस भी इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में जुटी है। तो आज इस खास एपिसोड में होंगे खास सवाल, होगी सीधी बातचीत वीरेंद्र सचदेवा के साथ। तो सचदेवा जी, आपसे ऐसे वक्त बातचीत हो रही है जब दिल्ली का चुनावी मुकाबला चल रहा है। ऐसे में बीजेपी की रणनीतिक तौर पर आप जो तैयारी देख रही हैं, क्या सबसे बड़ा फीडबैक है जो जनता को देना चाहेंगे आप? फीडबैक तो जनता से आ रहा है और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि जनता खुद बदलाव चाहती है। पिछले 10-11 सालों में जिस तरह से दिल्ली को बर्बाद करने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है, जनता उसकी जवाबदेही चाहती है, तो जवाब मिल नहीं रहा है। और लगातार झूठ, धोखे और कपट की राजनीति ने दिल्ली को बर्बाद किया है। बार बार अपने आप को एक तरह से मासूम दिखाकर दिल्ली के आम नागरिकों के साथ जो अत्याचार किया गया है, दिल्ली की जनता खुद कहती है कि अब हमें बदलाव चाहिए। और केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत ने पूरे विश्व में अपनी क्षमता का, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, आज पूरा विश्व भारत को एक विश्व गुरु के रूप में देखता है, एक उम्मीद के रूप में देखता है। लेकिन जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो हमारी आंखें झुकती हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है। क्यों? क्योंकि दिल्ली एक ऐसी राजधानी है जहां 15 मिनट की बारिश में 50 से ज्यादा लोग डूब के मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली ऐसी राजधानी है जहां की दिल्ली की सरकार इतना गंदा पानी पीने के लिए लोगों को देती है कि दिल्ली सरकार की खुद की रिपोर्ट कहती है कि पिछले एक साल में 20,700 लोग गंदा पानी पीने से मर गए। आपने इतने मुद्दे गिना दिए हैं और इनको लेकर वार भी किया है, बिजली, पानी, इसके अलावा जो मूलभूत जो सुविधाएं मिलनी चाहिए राजधानी दिल्ली में वो नहीं मिल रही हैं। लेकिन 3 बार से वो सत्ता में है, चौथी बार उन्होंने बड़े वादे किए हैं। घोषणा पत्र में तमाम वर्ग को साधने के लिए उन्होंने बड़ी घोषणाएं लॉन्च की गई हैं। देखिए, जो झूठ की दुकान है बहुत दिन नहीं चलती। अरविंद केजरीवाल की हांडी इस बार चलेगी नहीं। मैं पहले दिल्ली की समस्या गिनवाता हूं आपको, फिर उसकी योजनाओं पे आता हूं। दिल्ली में मैंने बताया प्रदूषण, दिल्ली में पार्किंग, ये जो काम दिल्ली सरकार को करने थे। गंदा पानी, बताइए ना कौन सा ऐसा शहर है जहां गर्मियों में एक एक बूंद के लिए लोग पानी के लिए तरसते हों और कत्ल करने की नौबत आ जाए। आप उन माताओं बहनों को देखें ना जो टैंकर पे चढ़ते हैं जब पानी लेने के लिए, वो दृश्य अखबारों में छपता हम देखते हैं, लेकिन उसके पीछे का दर्द आपको समझ में नहीं आता कि 6-6 घंटे वो लोग खड़े रहते हैं वहां लाइन पर। ये दिल्ली है। जब पूरे देश में 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को हम नल से जल प्रधानमंत्री दे सकते हैं, तो दिल्ली में क्यों? दिल्ली में इसलिए नहीं दे सकते कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल करने नहीं देता। हम पूरे देश में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को मकान देते हैं आवास योजना में, प्रधानमंत्री आवास योजना में। दिल्ली में क्यों नहीं करने देता? ये लागू नहीं करता कि गरीब लोगों का भला हो जाए। ये अरविंद केजरीवाल को पसंद ही नहीं है। आयुष्मान योजना 2018 में लागू हुई, 17-18 में, देश के 34 राज्यों में है। दिल्ली में क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल लागू नहीं होते। 51 लाख से ज्यादा लोगों को उस प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का लाभ मिलता जिसमें 5 लाख तक का फ्री इलाज हर साल होता। अगर दिल्ली के लोगों को फ्री इलाज मिल रहा है, लेकिन आज समझिए 18 से लेकर आप 25 लगा ली, 7 साल हो गए, 51 लाख लोग अगर 7 साल में इलाज कराते, 5-5 लाख रुपए उनको फ्री में मिलते, कितना पैसा उनके वेलफेयर पे खर्च होता। केंद्र सरकार दे रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को नहीं चाहिए, क्योंकि दिल्ली का भला नहीं करना है। मुझे तो अहंकार की, ईगो की, अपने झूठ की राजनीति करनी है। गंदा पानी का जिक्र किया, सड़कें, दिल्ली की सड़कें, राजधानी की सड़कें लगती हैं आपको, गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ती है। ये अरविंद केजरीवाल का शासन है। बिजली के बिलों की बात करते हैं, बिजली के बिलों में जितने टैक्स लगाए हुए हैं, अगर उन टैक्सों को हटा दे तो बिजली का बिल कुछ है ही नहीं। लेकिन इतनी चोरी, इतना डिस्कॉम के साथ मिलकर व्यापार करते हैं कि हर जगह इन्होंने भ्रष्टाचार किया। महिला सुरक्षा के नाम पे पैनिक बटन घोटाला कर दिया। जल बोर्ड 73,000 करोड़ के घाटे पे। कौन सी ऐसी सरकार होगी पूरे विश्व में
जो अपने ही लोगों को नकली दवाइयां देके मारने का काम करे। ये अरविंद केजरीवाल ने किया दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे 65,000 से ज्यादा फर्जी टेस्ट कर दिए। एक चीज नहीं है जी, पूरे दिल्ली के सिस्टम को ध्वस्त करने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। और घोषणाएं करना बड़ा आसान है भाई साहब, बोलते रहिए आप कुछ भी कि मैं 2100 दूंगा या मैं ये दूंगा। अरे पंजाब में जब तुम्हारी सरकार बन रही थी, पंजाब में जब चुनाव थे, 3 साल से ज्यादा हो गए, आपने कहा पंजाब की माताओं बहनों को मैं 1,000 रुपये महीना दूंगा। एक बहन माता दिखा दो मुझे, एक। अभी पंजाब की कुछ बहनें माता इसके घर पे प्रदर्शन करके गई हैं। आपने फ्री योजनाओं का जिक्र किया है, फ्री की योजनाएं जो लॉन्च की गई हैं उसका जिक्र किया है, लेकिन बीजेपी ने भी योजनाएं जो लॉन्च की हैं उसमें भी बड़े वायदे किए गए हैं महिलाओं के लिए, आधी आबादी को साधने के लिए। तो क्या ये फ्री की योजनाएं नहीं है? ट्रैक रिकॉर्ड देखिए भाई साहब, बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। सबसे पहले लाडली बहना योजना कौन लाया था? मध्य प्रदेश। किसका शासन था? भारतीय जनता पार्टी का। कितने साल से चल रही है? 7 साल हो गए। ट्रैक रिकॉर्ड है, कहते हैं तो करके दिखाते हैं। अरविंद केजरीवाल की तरह चोर और झूठे नहीं है हम। मध्य प्रदेश में करके दिखाया, उड़ीसा में सुभद्रा के नाम से करके दिखाया, छत्तीसगढ़ में माथेरी नाम से करके दिखाया, महाराष्ट्र में लाडकी नाम से करके दिखाया, हरियाणा में लाडो के नाम से करके दिखाया। जो कहा है वो करके दिया है। कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रेस वार्ता में स्पष्ट रूप से कहा कि 2014 में अगर हमने जो वादे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए थे देश की जनता से, 99.9% पूरे करके दिखाएं। ये ट्रैक रिकॉर्ड है हमारा। 2019 में जो वादे किए थे उसमें से 85% काम पूरे हो चुके हैं, 15% पे काम चल रहा है। मोदी का नाम मतलब, मोदी की गारंटी मतलब काम पूरा होने की गारंटी। अरविंद केजरीवाल का क्या है? क्यों पंजाब में इसने पैसे नहीं दिए? तुम सरकार बनाकर आए ना, तुम दिल्ली में जब थे, जब तक पंजाब में सरकार नहीं थी गालियां देते हो पंजाब सरकार को, पराली पराली पराली, दिल्ली को मार दिया। जब से इस सरकार में आया पंजाब में एक शब्द पंजाब के खिलाफ नहीं बोलता, एक शब्द। जब तक दिल्ली में थे तो यमुना गंदी, हरियाणा ने पानी गंदा भेजा, पंजाब से पानी गंदा है। आज एक शब्द इसके मुंह से पंजाब के लिए नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि वहां से माल मिलता है। वहां का मुख्यमंत्री तो फैसिलिटीज प्रोवाइडर है, वहां का हेलीकॉप्टर लेकर आता है इसको घुमाने के लिए। अरविंद केजरीवाल का जो चरित्र है, मैं फिर कह रहा हूं, ये सिर्फ अपने लिए है। इसने अपने साथियों को नहीं छोड़ा, अपने दोस्तों को नहीं छोड़ा, अपनी पार्टी के लोगों को नहीं छोड़ा, और दिल्ली की जनता को तो खा गया ये। आपने पंजाब का जिक्र कर दिया है तो पंजाब से जुड़ा सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी जो खास तौर से हम देख रहे हैं, सुरक्षा का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा, और इसको लेकर पंजाब पुलिस की ओर से कहा गया, आगाह किया गया, खालिस्तानी एलिमेंट्स उनसे खतरा है, यहाँ पर केजरीवाल को सुरक्षा को लेकर कटौती ना हो। अरविंद केजरीवाल को खालिस्तान की उससे कभी खतरा हो ही नहीं सकता। जो आदमी खालिस्तानी समर्थित संगठनों से $16 मिलियन की चंदा लेता हो, जो आदमी खालिस्तानियों के घर जाके खाना खाता हो, जो आदमी खालिस्तानी जैसे या जो देश विरोधी जो लोग हैं, जो देश के खिलाफ काम करते हैं, देश के खिलाफ जो पकड़े गए हैं ऐसी गतिविधियों में, उनके समर्थन में बोलता हो, वो अरविंद केजरीवाल उनके लिए कभी खतरा नहीं हो सकता। तो केंद्र में तो आपकी सरकार है, आपके पास क्या सबूत है इस पर जो जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं? नहीं, तो भाई साहब ये तो पब्लिक डोमेन में है, ईडी की जांच में आया हुआ है कि विदेशी ऐसी ताकतें जो देश विरोधी काम करती हैं, देश को तोड़ने का काम करती हैं, उन वहां से फंडिंग इनको हुई है, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को। अरविंद केजरीवाल जांच चल रही है, उसकी भी जांच चल रही है। कानून अपने हिसाब से काम करेगा, आपके और हमारे कहने से नहीं करेगा, लेकिन साक्ष्य है, जांच चल रही है। अंततः ये जमानत पर छूटे हुए अपराधी, इनको जाना वही है क्योंकि इन्होंने चोरी भ्रष्टाचार किया। वो आरोप लगाते हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, उनके नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी लीडरशिप को टारगेट किया गया, एक के बाद एक नेताओं को जेल भेजा गया। इसके पीछे केंद्र की एजेंसियों का हाथ था, एक बड़ी साजिश का वो आरोप लगाता। अच्छा प्रदीप भैया, मुझे एक बात बताइए आप, कोविड में जब लोग मर रहे थे, लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ने की कोशिश करते, एक दूसरे को सहारा दे रहे थे, भोजन खिलाने की बात करते, ऑक्सीजन देने की बात करते। अरविंद केजरीवाल क्या कर रहा था? अरविंद केजरीवाल घर में बैठ के अपने शराब मंत्री के साथ शराब नीति बना रहा था। आप कह रहे हो कि केंद्रीय जांच एजेंसियों ने इनको टारगेट किया। अगर ये शराब नीति नहीं बदलते, ये शराब नीति में 2026 करोड़ का घोटाला नहीं करते, ये अगर शराब नीति में दलाली कमीशन पैसा नहीं खाते, तो कौन सी जांच एजेंसी क्या करती? कौन सा कानून क्या करता? कहते हैं आरोप साबित नहीं हुए। अगर आरोप साबित नहीं हो तो इसका मतलब आप न्यायालय को चैलेंज कर रहे हो। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, इनको जेल में किसने भेजा? माननीय न्यायालय ने भेजा, बीजेपी ने नहीं भेजा। और माननीय न्यायालय ने ही अप्रैल के महीने में दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि शराब नीति बनाने में घोटाला हुआ है, उसके सूत्रधार अरविंद केजरीवाल है। मैं नहीं कह रहा हूं,
हाईकोर्ट के जस्टिस ने कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है, और जांच अभी चल रही है। हमारे यहाँ कानूनी प्रक्रिया में एक सिस्टम है कि आपको इस जांच में इतने इतने दिन लगना है, और अंततः इस देश में तो बलात्कारियों की जमानत हो जाती है, जो कत्ल करते हैं उनकी जमानत हो जाती है। ये तो सिर्फ शराब में दलाली और कमीशन खाने वाले लोग हैं। तो ये जितने नाम मैं ले रहा हूं, ये शराब की दलाली में जमानत पे छूटे हुए अपराधी है। जांच अभी चल रही है, विशेष माननीय न्यायालय के पास है। जैसे जैसे जांच आगे चलेगी, इनके पापों की सजा इनको मिलेगी। ये मामला अदालत में है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो दिल्ली में जो सीएम फेस हैं, अघोषित तौर पर जिस तरीके से चर्चाएं थी, अब तो इसको कह ही दिया है पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ही अगर आम आदमी पार्टी जीतती है वही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यही तो हम पूछना चाहते हैं। मैं जो कह रहा हूँ ना, झूठ और फरेब और धोखे की राजनीति है, उसका मास्टर है अरविंद केजरीवाल। अच्छा, कैसे सीएम बन सकता है? वैसे तो ये नई दिल्ली हार रहा है, आज लिखवा लो मेरे से आप, ये जीतेगा ही नहीं, क्योंकि नई दिल्ली की जनता भी तो जवाब चाहती है ना। जनता हर प्रतिनिधि से जवाब चाहती है, वो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ। नरेंद्र मोदी से भी जवाब मांगते हैं कि बताओ जी कितना काम किया। जवाब तो सबको देना पड़ेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तो इसका मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? उसमें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या करेगी? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अरविंद केजरीवाल, नाम लेके बोला है कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय में घुस नहीं सकते, आप किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते। तो चुनाव जीतने से वो रूलिंग बदल जाएगी। लेकिन आप पार्टी के नेता बड़ी बात कह रहे हैं कि जनता की अदालत में समर्थन होता है, जनता की अदालत उनको चुनती है, तो ये एक बड़ा जवाब होगा। जनता तो मैं बता रहा हूँ, जनता तो अपराधियों को भी चुनती है, जनता तो ऐसे लोगों को भी चुनती है, कभी भाव में चुनती है, कभी आवेश में चुनती है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं क्या आप और हम? ये देश न्यायालय से बड़ा है क्या? माननीय सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि आप कार्यालय में नहीं जा सकते, फाइल साइन नहीं कर सकते, तो किस मुंह से जाएगा? बताइए ना। अंततः क्यों एक माहौल ऐसा बनाना है पूरी पार्टी में, इसके अलावा कोई आदमी नहीं है जो पार्टी चलाता हो, एक ही आदमी है, सल्तनत है, एक ही शहंशाह, उस शहंशाह के सारे प्यादे हैं, उनको घुमाते रहना है। वहां कोई लोकतंत्र नहीं है उस पार्टी में। वो बड़े आरोप लगाते हैं कि जब हम सवाल पूछते हैं कानून व्यवस्था को लेकर, उनके जवाब नहीं मिलते। केंद्र में उनकी सरकार है, उनके साथ वो एमपी हैं, लेकिन सुरक्षा के मामले पर कोई यहाँ पर जवाब नहीं मिलता है। अरविंद केजरीवाल कानून सुरक्षा पे बात कर लेते हैं। दिल्ली में अभी जब मैं पीछे इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, संगठित अपराध कम हुए हैं, और अगर दिल्ली को दहलाने की कोशिश कौन लोग कर रहे हैं? उत्तर पूर्वी का दंगा किसने कराया? आम आदमी पार्टी ने। मैं इनके मुंह पे बोलता हूं, करे मेरे पे मानहानि। क्यों इनका पार्षद उसमें जेल में बंद है? इन्होंने उसे पालने का काम किया, टोपी लगा के उसके साथ फोटो खिंचाते थे बिरयानी खाते हुए अरविंद केजरीवाल। उसी ने उत्तर पूर्वी का दंगा कराया ना। शाहीन बाग किसने करवाया? इन्होंने करवाया। उसके बाद अभी दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में 400 से ज्यादा जो हॉक स्मेल आई हैं, दिल्ली को दहलाने की कोशिश की, डराने की कोशिश की, एयरप्लेन्स उनका डिले किया गया, करोड़ों रुपए का नुकसान देश की सरकार का किया गया। कौन है उसके पीछे? यही लोग हैं। मैं इनको चुनौती देता हूं। और फिर अपने घर में बुला के एक महिला सांसद को पिटवाने वाला मुख्यमंत्री जो खुद वहां बैठा है, इसको शर्म नहीं आई? ये कानून सुरक्षा की बात करता है। दिल्ली, अब अगर दिल्ली में जितना बड़ी दिल्ली है, और दिल्ली जिस तरह से चारों राज्यों से घिसी है, आप देखिए इंसिडेंट होंगे, लेकिन आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि हर एक दिन में 2 दिन में अपराधी पकड़ा जाता है। अच्छा, आपने शीश महल का जिक्र कर दिया है, उन्होंने राजमहल का जिक्र कर दिया और सवाल पूछे वहां पर वो भी दिखाया जाए, और बड़े आरोप लगाए गए राजमहल और बनाम शीश महल की इस लड़ाई में। ये अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाता था कि मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा, लेकिन इसकी भूख देखिए, इसका लालच देखिए। 1 प्लॉट नहीं, 2 प्लॉट नहीं, 3 प्लॉट नहीं, 4 प्लॉट तोड़ के जजेस का मकान तोड़वाए, IAS IPS का मकान तोड़वा के एक शानदार शीश महल खड़ा किया इन्होंने। 7.5 करोड़ का टेंडर, 34 करोड़ पास किए गए। ये तो बनाने के हैं। उसके बाद जो इन्वेंट्री अंदर लगी है, करोड़ों रुपए का मार्बल, करोड़ों रुपए के पर्दे, 16 LED टीवी 88 इंच के, 10 लाख का फ्रिज, 4 लाख की कुर्सी, सोने के कमोड वाले वो टॉयलेट, सोने के परत वाले वो वॉश बेसिन। कौन लगाता है जी? ऐसा तो मेरे को नहीं लगता कभी शाहजहां अकबर ने भी लगवाए होंगे, जो अय्याशी का सामान इन्होंने इकट्ठा किया। एक से एक बेहतरीन जिम, जाकूजी, सोना बात हमने जिंदगी में नहीं देखे, मुझे नहीं पता क्या होते हैं, लेकिन लोग बताते हैं कि कुछ छेद होते हैं, उसमें से पानी की धारें आती हैं। इतना
अय्याशी का सामान जुटाने वाला आदमी अपने आप को आम आदमी पार्टी कहता है। और फिर जब हमने पूछा कि ये पैसा कहां से आया, तो पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार का विभाग कह रहा है हमने 1 रुपया नहीं दिया जी, हमारा कोई मतलब नहीं है। अरविंद केजरीवाल जाने, इनका परिवार जाने पैसा कहां से आया। तो वो जो 80 करोड़ रुपए उनकी अय्याशी पे खर्च हो रहा था उस शीश महल में, उसका हिसाब दे अरविंद केजरीवाल। तो जहां तक राजमहल की बात कर रहे हैं, पीएम का आवास डेजिग्नेटेड हाउस है भारत सरकार का, आपका हमारा किसी का नहीं है। शीश महल मुख्यमंत्री का है क्या? नहीं है। दिल्ली में कोई मुख्यमंत्री आवास डेजिग्नेटेड है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं किया इसने 10-12 सालों में? प्रधानमंत्री का वो आवास सबसे पहले वहां राजीव गांधी आके रुके, पैसा लगा भारत सरकार का। उसके बाद वीपी सिंह रुके, आई.के. गुजराल रुके, देवगौड़ा रुके, चंद्रशेखर रुके, नरसिम्हा राव रुके, अटल जी रुके, मनमोहन सिंह रुके, सब उसी घर में रहे। आज नरेंद्र मोदी रह रहे हैं, कल कोई दूसरा प्रधानमंत्री 2047 के बाद आएगा वो भी रुकेगा। लेकिन इसका कहां है मुख्यमंत्री आवास? ये शीश महल इसने अपनी अय्याशी के लिए बनाया है और उसमें भ्रष्टाचार का, शराब घोटाले का, जल बोर्ड का पैसा लगा है और दलाली कमीशन के पैसे से इसने बनाया। बड़े आरोप आप लगा रही हैं और ये जो इंटरव्यू हम आगे बढ़ा रही हैं, तो अब अगले सवाल आपसे आपकी पार्टी से जुड़े हुए, क्योंकि चुनावी मुकाबला चल रहा है, कितना भरोसा है आपको इस बार जनता का समर्थन बीजेपी को मिलेगा? वो कौन से बड़े वादे हैं जो इस चुनाव में आपने प्रमुख तौर पर लॉन्च भी कर दिए हैं? मैं फिर बता रहा हूं, दिल्ली में 26-27 साल से बीजेपी की सरकार नहीं है। 15 साल हमने दिल्ली को शीला दीक्षित ने लूटते हुए काम किया, कांग्रेस की सरकार ने, और पिछले 10-11 साल से ये काम कर रहे हैं। दिल्ली की जनता अब आजिज आ चुकी है भ्रष्टाचार से, और दिल्ली की जनता पूरे देश में प्रधानमंत्री का काम देख रही है। जहां जहां हमारी क्यों हरियाणा में तीसरी बार आ रहे हैं हम, क्यों मध्य प्रदेश में हम लगातार सरकार बना रहे हैं, क्यों गोवा में हमारी सरकार बन रही है, क्यों गुजरात में हमारी सरकार बन रही है, क्यों उड़ीसा छत्तीसगढ़ में हम आए, क्यों राजस्थान में हम आए? कारण है कि वहां गुड गवर्नेंस दिखाई देती है। दिल्ली में गवर्नेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है। बैड गवर्नेंस तो छोड़ दीजिए, गुड गवर्नेंस का जो मूल अर्थ है वो आपको बीजेपी शासित राज्यों में दिखेगा। और उसको देखने के बाद दिल्ली की जनता भी चाहती है कि दिल्ली एक सुंदर दिल्ली बने। इसलिए अब दिल्ली के लोगों की आवाज आ रही है कि भाई इनसे मुक्ति दिला दो हमें, अब आपदा नहीं चाहिए, अब भाजपा चाहिए। हमने NH-24 बनाया, मेरठ एक्सप्रेसवे, हमने द्वारका एक्सप्रेसवे UR2 बनाया, आज सोनीपत पहुंच जाते हैं 20 मिनट में। हमने प्रगति नाल की टनल बनाई, हमने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनाया, मेट्रो का विस्तार हमने किया, RITS आज जो दिल्ली से न्यू अशोकनगर से सीधा मेरठ जा रही है वो हमने बनाई। अम्बेडकर साहब का हमने तीर्थ स्थल बनाया अलीपुर रोड पे, कर्तव्य पथ हमने बनाया, प्रधानमंत्री म्यूजियम हमने बनाया, वार मेमोरियल हमने बनाया। तो अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे थे? अरविंद केजरीवाल विकास का एक काम बता दें, और ये तब हमने किया जब हमारे पास बंदिशें थी, दिल्ली सरकार काम नहीं करने दे रही थी। हम तो दिल्ली को और बेहतर बना सकते हैं, लेकिन अब जब दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, ऊपर से माननीय प्रधानमंत्री का आशीर्वाद होगा, और जो योजनाएं अरविंद केजरीवाल ने रोकी थी उन योजनाओं को दिल्ली में लाकर दिल्ली वालों को डबल तोहफा देने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की। तो बीजेपी के मुख्यमंत्री का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये मुख्यमंत्री कौन होगा? ये चेहरा सामने क्यों नहीं है? वहां से तो है कि अरविंद केजरीवाल होंगे, लेकिन बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक। मैंने अभी आपको बताया कि वो धोखेबाज तो मुख्यमंत्री बन नहीं सकता, उस पर रिस्ट्रिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की। और जहां तक हमारी रणनीति की बात है, हम चुनाव तय करेंगे अपनी रणनीति के हिसाब से। हमने उड़ीसा में मुख्यमंत्री दिया था क्या? हमने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री दिया था क्या? हमने राजस्थान में मुख्यमंत्री दिया था क्या? हमने महाराष्ट्र में दिल्ली में पहले आप देते रहे हैं चेहरे। नहीं, अब हर चुनाव अपनी रणनीति के हिसाब से लड़ा जाएगा। हम अपनी रणनीति के हिसाब से तय करेंगे हमें क्या करना है। हम अरविंद केजरीवाल या कांग्रेस के कहने से नहीं करेंगे। ये कहा जा रहा है कि इसलिए रणनीति बदल दी क्योंकि यहाँ पर बहुत चेहरे थे, और आपने तो दल बदलों को भी टिकट दिया है। कार्यकर्ता इतने सक्षम है कि हमारा हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है। इसलिए मैं गर्व से कहता हूं कि हमारा मुख्यमंत्री कमल का निशान है, नरेंद्र मोदी का चेहरा है, क्योंकि वो एक चेहरा ऐसा है जो जिसको पूरा विश्व स्वीकार करता है। लेकिन बीजेपी पर ये आरोप लग रहे हैं कि आपने दल बदलुओं को बहुत टिकट दिया है और ये शायद राजनीतिक मजबूरी रही है बीजेपी। नहीं, ऐसा नहीं है जी। अगर कोई आदमी ईमानदारी से दिल्ली की सेवा करना चाहता है और वहां रह के उन भ्रष्टाचारियों की उससे चंगुल से बाहर निकल के समाज में सेवा करना चाहता है, तो मैंने तो पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, हर वो आदमी जो दिल्ली को बनाना चाहता है, दिल्ली को बेहतर करना चाहता है और वो आके अपना योगदान देना चाहता है, तो हम उसका स्वागत करें। अभी जाट आरक्षण का जिक्र किया अरविंद केजरीवाल ने। हर वर्ग को साधने के लिए वो अलग अलग मुद्दे ला रही हैं, नैरेटिव सेट कर रही हैं। टाइमिंग्स, मैं यही पूछना चाहता हूँ, 10 साल क्यों नहीं किया? और अगर तुम्हें अपने हमारे किसान भाइयों की इतनी चिंता है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में किसानों को किसानी का खेती का दर्जा क्यों नहीं दिया तुमने? जवाब दीजिए।
आज भी दिल्ली के मेरे किसान भाई बहन अगर उनको ट्रैक्टर लेने जाना हो तो वो हरियाणा या यूपी से लेते हैं, दिल्ली से नहीं लेते, क्योंकि दिल्ली में 35% टैक्स लगता है। दिल्ली में गांवों के विकास के लिए 1 रुपया इसने खर्च नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल ने इनिशिएटिव लिए, हमारे सांसदों ने मेहनत की, तब 1000 करोड़ रुपया पिछले 6 महीने से दिया गया और दिल्ली के गाँव के विकास के काम हो रहे हैं। इस चुनावी मुकाबले में कांग्रेस की चुनौती को बीजेपी कैसे देखती है? नूरा कुश्ती लड़ रही है कांग्रेस। आम आदमी पार्टी की बी टीम है। लोकसभा चुनाव में एक दूसरे के गला पकड़ के चल रहे थे, हाथ डाल के चल रहे थे, आज एक दूसरे के गला काटने के ड्रामा कर रहे हैं दिल्ली में। अभी पूछ लूं मैं राहुल गांधी से, अरविंद केजरीवाल आ जाए, दोनों दिल्ली में कर रहे हैं ना सभाएं, घूम रहे हैं दोनों। चंडीगढ़ में मेयर के इलेक्शन है 24 तारीख को, ऐसे हाथ पकड़ के बैठे हैं, गठबंधन में लड़ रहे हैं, कोई जवाब नहीं है इनके पास। लेकिन दिल्ली में तो जो लड़ाई कांग्रेस ने शुरू की है, मजबूत कैंडिडेट दिए हैं, संदीप दीक्षित को उतारा गया, वहां पर मैदान में एक बड़ा परसेप्शन की लड़ाई बनाने की कोशिश की गई है। ये दांव खेल रहे हैं कि हम गंभीर दिखें, पर गंभीर है नहीं। एक वर्ग विशेष का वोट चाहिए दोनों पार्टियों को, उसको लुभाने की कोशिश हो रही है। इसलिए कांग्रेस, राहुल गांधी भी जब सभा शुरू करते हैं तो सीलमपुर से करते हैं। तो बीजेपी के लिए तो अच्छा है ना कि ये परसेप्शन बनाया जा रहा है कि अगर कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ती है, त्रिकोणीय मुकाबला बनता है, तो वोट बैंक के लिहाज से बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी के लिए अच्छा है या नहीं है, लेकिन दिल्ली के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जनता को जो बेवकूफ समझते हैं। दोनों ने तय किया हो कि हम इतना इतना इकट्ठा कर लें और बाद में फिर मिलकर सरकार बना लेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ सिर्फ वर्ग विशेष को खुश करने की राजनीति हो रही है और ये समझते हैं दिल्ली की जनता को धोखा दे देंगे। और इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच गए हैं। ये जानेंगे आपसे, सचदेवा जी, क्या आप चुनाव लड़ना चाहते थे? क्योंकि ये चर्चाएं रही हैं इस मुकाबले के दौरान जब टिकट वितरण हो रहा था कि सचदेवा जी भी एक उम्मीदवार हो सकते हैं। देखिए, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता जो काम कर रहा है और वो पार्टी की लाइन पे काम करता है, तन्मयता से काम करता है। और मैं अपने कार्यकर्ताओं को कहता हूं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति जरूर रखना चाहिए। हम यहाँ कीर्तन करने नहीं आए हैं, हम लोग समाज की सेवा करने आए हैं। और समाज की जब सेवा करते हैं तो कुछ इच्छाएं सबके मन में होती हैं, लेकिन जब हम पार्टी के दायित्व पर आते हैं तो फिर हमारा रोल बदल जाता है। जब मुझे लगभग 22 महीने हुए हैं, अभी मार्च में 2 साल होंगे अध्यक्ष बने हुए, जब मुझे ये दायित्व दिया गया था तो मुझे पार्टी ने कहा था कि लोकसभा चुनाव सर पर है, आपकी अध्यक्षता में लोकसभा का चुनाव होगा। तो मेरी जिम्मेदारी थी 7 सीटों को जिताना। और मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने मुझ पर यह विश्वास दिखाया। और हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर दिल्ली की जनता का आशीर्वाद लिया और 7 सीटें जीती। आज भी मैं अध्यक्ष पद पर दायित्व है मेरा, मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है 70 सीटें जीतना। वीरेंद्र सचदेवा 1 सीट जीत के क्या करेगा अगर 69 सीटें हार जाएंगे? मैंने देखा है कि अगर अगुवाई में आपके चुनाव लड़ा जा रहा है और आप बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं, जीत जाते हैं, तो क्या बिना चुनाव लड़े ही आपको मुख्यमंत्री फेस बनाया जा सकता है? क्योंकि बाद में भी चुनाव होते हैं। मैंने आपसे फिर कहा, मैंने आज तक किसी को नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं पार्टी का सिपाही हूं, पार्टी मेरी भूमिका तय करेगी मुझे क्या करना है। लेकिन मैं जो काम कर रहा हूं मैं उससे बहुत खुश हूं, संतुष्ट हूं। मेरा लक्ष्य सिर्फ एक है, दिल्ली में कमल खिलाना है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनानी है, अपना भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनाना है। चलते चलते कितनी सीटें आप उम्मीद कर रहे हैं? मैं दिल्ली में स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जा रहे हैं। धन्यवाद बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ये थे वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष। ऐसे में चुनावी मुकाबला खूब जोरों से आगे बढ़ रहा है, खूब सियासी वार पलटवार हो रही हैं। सह और मात के इस खेल में आज उन्होंने जनता जनार्दन को सीधे अपना मैसेज दिया है, बीजेपी का विजन साझा किया है, बीजेपी के वादे इरादे उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। तो आज इस खास एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे आपसे किसी खास शख्सियत के साथ। आप बने रहिए टोटल न्यूज के साथ। मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाजत। नमस्कार।